हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। आज हम यूनिट 2 करेंगे जिसमें हम मैन विटनी यू टेस्ट फॉर 2 सैंपल करना सीखेंगे। 2 सैंपल। तो इसमें पहले डेफिनेशन दी हुई है 2 सैंपल की। 2 सैंपल होते क्या है? which we call as test of independence rather than goodness of fit. We are testing to see whether or not the two variables are related or dependent. टू सैंपल टेस्ट वो होता है जिसमें हम ये देखने के लिए टेस्ट करते हैं कि जो दो वेरिएबल्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। तो जो नल हाइपोथेसिस होता है वो इस तरीके से बनता है कि मान लो एक्स और वाई दो वेरिएबल है, तो वो दोनों इंडिपेंडेंट है, नल हाइपोथेसिस बोलता है। और ऑल्टरनेट बोलता है कि वो दोनों डिपेंडेंट है। तो ये एक इंडिपेंडेंस का टेस्ट होता है, टू सैंपल टेस्ट। ओके। और जब हम ये पैरामीट्रिक में करते थे तो हम इसमें टी टेस्ट का यूज करते थे। दो चीजों को जब हम कंपेयर करते थे तो हम उसमें टी टेस्ट का यूज करते थे। ऐसे ही हम इसको जब नॉन पैरामीट्रिक में करेंगे तो हम मैन विटनी यू टेस्ट का यूज करेंगे। एग्जाम्पल इन्होंने क्या दिया हुआ है, जैसे एक्स वेरिएबल आपका एक डिकोटोमस वेरिएबल है बाई, मतलब ऐसे एग्जाम्पल के उस पर सपोज कि आपका एक वेरिएबल है जिसमें जेंडर आ जाता है मेल फीमेल, वो वेरिएबल एक्स है। वाई वेरिएबल क्या है कि उन दोनों के हिस्ट्री में मार्क्स कितने हैं। तो एक तो डिकोटोमस हो गया क्योंकि वो दो कैटेगरीज में आता है, मेल फीमेल। और एक हो गया कॉन्टिन्यूअस हो गया क्योंकि वो स्कोर है, मार्क्स हैं। वो तो कॉन्टिन्यूअस आपके 0 to 100 हो सकते हैं। तो क्या जेंडर और मार्क्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है या वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है? इस तरह का हमने एक क्वेश्चन करा भी हुआ है टी टेस्ट में। वही चीज जब हम नॉन पैरामीट्रिक में करते हैं तो हम उसको मैन विटनी यू टेस्ट से करते हैं। फिर मैन विटनी यू टेस्ट में ये बता रहे हैं कि एक आपका विल्कॉक्सन रैंक सम टेस्ट भी होता है जिसको हम मैन विटनी विल्कॉक्सन टेस्ट बोलते हैं। वो अलग होता है और मैन विटनी यू टेस्ट जो अभी हम करेंगे वो डिफरेंट होता है। तो दोनों ही अलग अलग तरह के होते हैं। फिर नल हाइपोथेसिस में क्या माना जाता है, इसमें अब ये बोल रहे हैं जैसे सपोज अगर हम मैन विटनी यू टेस्ट लेते हैं जो कि एक नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है जिसमें दो ग्रुप का इंडिपेंडेंस हम चेक करना चाह रहे हैं। तो इट एनालाइजेस द डिग्री ऑफ सेपरेशन। उसमें वो ये देखता है कि कितना सेपरेट है या कितना ओवरलैप हो रहा है दोनों के स्कोर्स। तो इस केस में हमारा नल हाइपोथेसिस क्या बनता है? नल हाइपोथेसिस अज्यूम्स दैट द टू सेट ऑफ स्कोर, जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के स्कोर हैं और जो कंट्रोल ग्रुप के स्कोर हैं, आर दी सैंपल्स फ्रॉम दी सेम पॉपुलेशन। नल हाइपोथेसिस बोलता है कि ये दोनों सेम पॉपुलेशन के सैंपल हैं। बिकॉज रैंडम सैम्पलिंग हुई थी, देयरफॉर द टू सेट ऑफ स्कोर्स डू नॉट डिफर। तो दोनों के स्कोर्स बराबर हैं। तो अगर मैं इसको उस फॉर्म में लिखूं नल हाइपोथेसिस के, तो नल हाइपोथेसिस इस तरीके से बोलता है कि जो स्कोर ई के स्कोर है वो इक्वल है सी के स्कोर से, दोनों में फर्क नहीं है, डू नॉट डिफर। और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या बोलता है? दैट द टू सेट ऑफ स्कोर्स डू डिफर सिस्टमैटिकली। तो ऑल्टरनेट इस तरीके से हो जाएगा कि दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। और अगर डायरेक्शनल है, डायरेक्शनल मतलब ये डिफरेंस पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो वो डायरेक्शनल हो जाएगा। तो इस केस में हम मैन विटनी यू टेस्ट जब करते हैं तो हम उसमें यू की वैल्यू निकालते हैं, जो हम अभी देखेंगे आगे। तो रेलेवेंट बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन ऑन यू टेस्ट, कुछ आपको यहाँ बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि जो मैन विटनी यू टेस्ट है ये रैंक ऑर्डर डेटा टेस्ट है। मतलब इसमें रैंक्स का यूज होता है जब हम टू इंडिपेंडेंट सैंपल्स को के बीच में देखते हैं कि सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं है। इसके दो वर्जन है, जैसे मैंने पहले आपको बताया है कि एक यू टेस्ट है, एक विल्कॉक्सन वाला टेस्ट है, मैन विटनी एंड विल्कॉक्सन। ठीक है, दोनों ही वर्जन में ये कह रहे हैं कि डेटा रैंक ऑर्डर फॉर्मेट में होता है, और अगर इंटरवल रेशियो फॉर्मेट में है तो उसको हम रैंक्स में चेंज करना पड़ता है हमें। और अजम्पशंस क्या होती हैं इसकी? वो वाली अजम्पशंस तो नहीं होती है जिसमें हम पहले पैरामीट्रिक में बोलते थे कि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, ये सब नहीं होता है। इसमें अजम्पशन ये होती है कि आपका जो सैंपल है वो रैंडमली सेलेक्टेड है और दोनों सैंपल जो है वो इंडिपेंडेंट है। और जो ओरिजिनल वेरिएबल है वो कॉन्टिन्यूस और रैंडम वेरिएबल है। ठीक है, एंड दिस अजम्पशन विच इज कॉमन टू मैनी नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। तो ये बहुत सारे नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट की अजम्पशन होती है कि जो ओरिजिनल वेरिएबल है वो एक कॉन्टिन्यूस वेरिएबल है। द अंडरलाइंग डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम विच सैंपल्स आर डिराइव्ड आर आइडेंटिकल इन शेप। द शेप ऑफ द अंडरलाइंग पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन हाउएवर डू नॉट हैव टू बी नॉर्मल। तो नॉर्मल होने की जरूरत नहीं है यहाँ पे पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को। तो इसके बाद हम देखते हैं मैन विटनी यू टेस्ट करना कैसे है। इसका स्टेप बाय स्टेप इन्होंने जो प्रोसीजर बताया हुआ है, ये प्रोसीजर हमें बाद में समझ आएगा। एक्चुअली पहले हम एक वो देख लेते हैं न्यूमेरिकल कैसे किया हुआ है, तब हमें ये थ्योरी जल्दी समझ में आ जाएगी। तो जब हम ये न्यूमेरिकल देखते हैं तो यहाँ पे देखो दो टीम्स हैं।
एक टीम ए के स्कोर्स हैं और एक टीम बी के स्कोर्स हैं, ठीक है। अब दोनों की रैंक्स निकाली हुई है, रैंक 1 रैंक 2, पर इन्होंने इंडिविजुअल रैंक नहीं निकाली है, इन्होंने दोनों को कंबाइन करके रैंक निकाली है। तो जब हम देखेंगे 1 कहाँ लिखा हुआ है, तो 1 इधर लिखा हुआ है, यानी कि इन्होंने रैंक निकालते टाइम दोनों में से सबसे छोटा देखा कौन सा है, 43 है, तो 1 उसको दे दिया। 2 कहाँ लिखा हुआ है, 2 यहाँ लिखा है, क्योंकि 43 के बाद 46 आ रहा है। इस तरीके से इन्होंने रैंकिंग करी है दोनों को कंबाइंड एक साथ लेके। लेकिन इन्होंने क्या किया, रैंक का टोटल अलग अलग कर दिया। जो टीम ए के रैंक है उसको R1 बोला है, टीम 2 के रैंक्स को इन्होंने R2 बोला है। इतनी सी कैलकुलेशन है सिर्फ टेबल में। अब आपने R1 R2 की वैल्यू यहाँ पे लिख लेनी है और फिर निकालना है U। तो इसमें दो तरह के U निकलते हैं, एक होता है U, एक होता है U डैश। U का फॉर्मूला ये वाला है। N1 N2 क्या है, नंबर ऑफ पीपल। N1 मतलब टीम ए में कितने लोग हैं, तो यहाँ पे कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ 12 है, तो N1 आपका 12 लिया हुआ है यहाँ पे। टीम 2 में कितने लोग हैं, टीम 2 में 13 लोग हैं, इन्होंने N2 13 लिया हुआ है। और वही आगे N1 प्लस 1/2 माइनस 148 क्या है, R1 की वैल्यू है जो हमने यहाँ निकाली हुई है। इससे आपका U आ गया। U कितना आया हमारा, U आया है 86। फिर जब U डैश निकालना है तो फॉर्मूला ये वाला लगेगा। ये तो सेम है, U वाला और U डैश का ये सेम है। यहाँ पे N1 की जगह N2 हो गया है U डैश में, और यहाँ R1 की जगह R2 हो गया। तो इस तरीके से इस फॉर्मूले को यूज करके U निकाला गया, U डैश निकाला गया, और U डैश जो आया है वो 70 आया है। अब जब हम इसकी सिग्निफिकेंस टेस्टिंग करेंगे तो हम छोटा वाला U लेंगे। दोनों में से छोटा U कौन सा है, छोटा U है 70, स्मॉलर U क्या है हमारा 70। तो हम इसकी सिग्निफिकेंस टेस्टिंग करेंगे और इसके लिए हमें U टेबल देखना होगा। और U टेबल में हम वैल्यूज कैसे देखते हैं, N1 और N2 का यूज करते हैं। N1 N2 कैसे, क्योंकि हमारे टेबल में एक साइड N1 दिया होता है, एक साइड N2, और उन दोनों के सामने हम जो वैल्यू लेते हैं वो हमारी क्रिटिकल वैल्यू होती है। मैं आपको टेबल दिखा देती हूँ। तो ये हमारा U टेबल है। N1 हमारा कितना था, N1 था 12, तो यहाँ 12 लिखा हुआ है। N2 हमारा 13 है, तो यहाँ 13 लिखा हुआ है इस तरफ, N2 की तरफ ये 13 है। अब हम 12 के सामने और 13 के नीचे देखते हैं तो हमें एक वैल्यू दिखती है 41। तो यानी कि हमारी U टेबल की क्रिटिकल वैल्यू कितनी है, 41 है। तो यहाँ इन्होंने यही बोला हुआ है कि 0.05 सिग्निफिकेंस लेवल पे 41 वैल्यू आ रही है। अब 41 जो है वो बहुत छोटी है, हमारी वैल्यू कितनी थी, 70 थी, छोटी वाली वैल्यू। Since the smaller obtained value of U dash is 70, which is larger than the table value 41 है, उससे तो काफी ज्यादा लार्ज है। Hence the null hypothesis is accepted। अब आपको यहाँ पे हैरानगी हो रही होगी कि एक्सेप्टेड क्यों लिखा है, जब हमारी टेबल वैल्यू ज्यादा से ज्यादा आती थी अपनी वैल्यू, कैलकुलेटेड वैल्यू, तो हम तो रिजेक्ट कर देते थे। बट इस केस में उल्टा है, यहाँ पे आपका हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगा, ये उल्टा काम करेगा। And we conclude that there is no significant difference in the rating given by two assessment। इसका मतलब null hypothesis accept होने का मतलब क्या है, कि दोनों के स्कोर में सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है, टीम ए टीम बी के स्कोर में सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। अब यही प्रोसीजर आपका यहाँ पे जो स्टेप वाइज लिखा था वो थ्योरी में ऐसे लिखा हुआ था। अब हम इसको थ्योरी को पढ़ेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। हमने जो किया है वो स्मॉल सैंपल का किया है, क्योंकि उसमें मैक्सिमम 13 लोग थे, तो 20 से कम अगर हो गया तो स्मॉल सैंपल हो गया। रैंक के फॉर्म में होगा डेटा, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा, और उसमें ऑब्वियस देयर इज एन ऑब्वियस डिफरेंस इन द वेरिएंस ऑफ द टू ग्रुप्स, ठीक है। क्योंकि जब हम पैरामीट्रिक करते थे तो हम उसमें ये मानते थे कि वेरिएंस होमोजीनियस है, यहाँ हम ये मान रहे हैं कि होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस कुछ भी हो सकता है। स्टेप 1 क्या है, आपने उसको रैंक करा, टेकिंग बोथ द ग्रुप टुगेदर, दोनों ग्रुप्स को एक साथ लेके रैंक किया था, ठीक है, हाईएस्ट टू लोएस्ट या लोएस्ट टू हाईएस्ट। फिर उनके सम निकाले थे दोनों रैंक्स के, ठीक है। दोनों रैंक्स के सम निकालने के बाद जो आपका स्मॉलर सैंपल था, जो लार्जर सैंपल था, टीम ए टीम बी, दोनों के सम निकालने के बाद पहले हमने यू निकाला, फिर हमने यू डैश निकाला, फिर हमने दोनों में से जो छोटी वैल्यू थी यू और यू डैश में से जो छोटी वैल्यू थी उसका यू टेबल में जाके देखा कि क्रिटिकल वैल्यू से बड़ी है या छोटी है। अब क्रिटिकल वैल्यू से हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू बड़ी आ रही थी, तो हमने क्या किया, हमने नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट कर लिया। सो दिस इज देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द ऑब्जर्व वैल्यू इज इक्वल टू और मोर देन द टेबल वैल्यू। अगर हमारे टेबल वैल्यू से हमारी वैल्यू बड़ी आ रही है या उससे इक्वल भी है, अगर मान लो इक्वल भी आती है,
तो इसका मतलब सिग्निफिकेंट डिफरेंस, ये एक्चुअली यहाँ पे मिस्टेक है कि यहाँ पे होना चाहिए देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, दिस इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इफ ऑब्जर्व वैल्यू इज इक्वल टू और मोर देन। आपकी ऑब्जर्व वैल्यू अगर बड़ी आ जाती है टेबल वैल्यू से तो आप नल हाइपोथेसिस यहाँ पे एक्सेप्ट करते हो, जो कि पैरामीट्रिक से उल्टा है। यहाँ पे हमारी वैल्यू बड़ी आ रही है टेबल वैल्यू से तो हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेते हैं, और नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करने का मतलब है देर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस। तो इस तरीके से इसको स्टेप बाय स्टेप भी आप लिख सकते हो पूरे प्रोसीजर को। अब उसके आगे ये बात कर रहे हैं कि अगर हमारा लार्ज सैंपल होता है, यानी कि 20 से ज़्यादा अगर होते हैं, अभी हमने जो किया था वो 20 से कम थे। So if your sample is greater than 20, the sampling distribution of U is for practical purposes is normal. Therefore, under these conditions, one can perform a Z test. Z test हम कर सकते हैं अगर हमारा सैंपल 20 से बड़ा आ जाता है। एंड द प्रोसीजर टू obtain U is similar as in the small case. तो U निकालने के लिए हम जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं उसमें वो ये वाला फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को अगर मैं प्रॉपर तरीके से लिखूं तो ये इस तरीके से आएगा कुछ, u माइनस n1 इंटू n2 डिवाइडेड बाई 2। ये तो हो गया न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर में आ रहा है n1 इंटू n2 अंडर रूट n1 प्लस n2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 12। तो ये फॉर्मूला यूज़ करके जेड टेस्ट जी वैल्यू निकाल लेंगे, और इसमें तो हमारा जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग होता है वो वही नॉर्मल तरीके से ही होता है कि हमारी जो सिग्निफिकेंट क्रिटिकल वैल्यू होती है 1.96 वाली 5% पे जो होती है, तो अगर आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू जो है वो इससे ज़्यादा एक्सीड हो रही है तो आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हो, और वो इसके अंदर ही अगर आती है तो फिर आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हो। सो then the observed z is significant at 5% level if it exceeds 1.96, तो आप आपका alternate hypothesis एक्सेप्ट कर लेते हो क्योंकि रिजल्ट सिग्निफिकेंट हो जाता है। और वन टेल्ड के लिए 1.64 है, तो वो पैरामीट्रिक वाला जो हम प्रोसीजर यूज करते थे वो फिर यहाँ यूज हो जाएगा क्योंकि हम जी टेस्ट कर रहे हैं। सो द रैंकिंग प्रोसीजर कैन बिकम क्वाइट लेबोरियस इन लार्ज सैंपल। कह रहे हैं लार्ज सैंपल में कई बार रैंकिंग बहुत मुश्किल हो जाती है, पार्टली for this reason and partly because violation of the assumption behind parametric statistics become less important for large sample. Mann Whitney U test tends to be restricted to use with relatively small sample. तो ये क्वेश्चन जो हमारे माइंड में आ रहा था कि जब लार्ज सैंपल हो गया तो हमने जी टेस्ट क्यों किया, नॉर्मल अपना मैन विटनी क्यों नहीं किया, तो ये कह रहे हैं क्योंकि जब सैंपल इतना बड़ा हो जाता है तो क्या हो जाता है कि वो जो एजम्पशंस होते हैं सारे जो हमने नॉन पैरामीट्रिक लिए सोचे हुए थे वो सारे फिर इतना फर्क नहीं पड़ता है वायलेट होने या ना होने का, तो उसके एजम्पशंस को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होती है जब सैंपल बहुत बड़ा होता है, और रैंकिंग करनी बहुत मुश्किल होती है। सबसे बड़ी बात तो ये है लार्ज सैंपल में आप रैंक बुक करोगे तो वो बहुत टाइम लगेगा, तो इसलिए उससे बेटर है कि आप इस तरीके से जी टेस्ट करो। और मोस्टली ये कह रहे हैं कि मैन विटनी यू जो है ना ये स्मॉल सैंपल के लिए ज़्यादा प्रेफर किया जाता है रेदर देन लार्ज सैंपल्स। उसके आगे अब ये कंप्यूटिंग मैन विटनी यू टेस्ट इन एसपीएसएस बोल रहे हैं। एसपीएसएस एक सॉफ्टवेयर होता है, इसका फुल फॉर्म होता है स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसेस। तो उसमें ये बता रहे हैं कि ये किस तरीके से होता है, तो इसको आई थिंक हमें करने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सॉफ्टवेयर के बेस पे बता रहे हैं कि कैसे होता है। अब ये विलकॉक्सन मैच्ड पेयर साइन रैंक टेस्ट है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।